हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। सो अपने मैंने चैनल के नाम में थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड किया है। द स्टडी था नाम, अभी द स्टडी पॉइंट किया है क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि सर्च बार में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, डिफरेंट टाइप के पार्ट्स खुल रहे थे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसके आगे पॉइंट का वर्ड जोड़ दिया है। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि अधिगम की अर्थ मतलब अधिगम होता क्या है, अधिगम कैसे होता है, अधिगम को हम क्या कहेंगे। तो इसलिए अगर ये वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले जाएं और मैं पहले वापस जाएं प्लेलिस्ट में, और जो है पहले मेरे इसके पहले लेक्चर 1 को देखें, उसके बाद इस लेक्चर 2 को देखें। क्योंकि अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे और फिर इसके बाद डायरेक्ट लेक्चर 2 पे आएंगे तो जो मैंने पहले पढ़ाया है ये उससे ही रिलेटेड रहेगा। तो फिर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आएंगी काफ़ी सारी। तो पहले वो वाला वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। तो दोस्तों, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, लास्ट वाले वीडियो हमने जैसे अधिगम देख लिया, व्यवहार देख लिया और उसकी परिभाषाएं कुछ देखी थी। आज हम जो है देखेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं कि अधिगम की क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और अधिगम का वक्र कैसा होता है। 4 तरह का वक्र होता है, वो भी देखेंगे और अधिगम की विशेषताएं भी देखेंगे, और उसके बाद आगे कुछ पॉइंट अगर बचेगा तो फिर हम वो भी देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं। अधिगम की विशेषताएं कहें या फिर अधिगम का इंपॉर्टेंस के बात एक ही है। तो अधिगम की विशेषता जो होती है क्या है, सबसे पहले के जो पहले वाले वीडियो में मैंने लिखा था कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो उसमें मैंने लिखा था कि अधिगम की विशेषता ही जो है अधिगम जो है एक सीखने की प्रक्रिया है। मैंने क्या लिखा पहले वाले वीडियो में, जब मैंने अधिगम का अर्थ बताया था तो आप लोगों को याद होगा अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था यही कि अधिगम का पहला तो अर्थ था सीखना, दूसरा अर्थ क्या था, अधिगम एक जो है सीखने की प्रक्रिया है। मतलब अधिगम जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक अधिगम होगा नहीं, राइट। अब अगर हम दूसरी बात करें, मतलब इसी में जो है अधिगम होता कैसा है, तो दोस्तों अधिगम जो है हमेशा क्या होता है, अधिगम जो है हमेशा क्या होता है, एक उद्देश्यपूर्ण होता है। मतलब बिना उद्देश्य के कोई भी अधिगम नहीं होता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है या कोई भी अधिगम करना है या कोई चीज़, कोई नया ज्ञान आपको अपने अंदर डालना है स्थायी रूप से, तो उसके लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना। अधिगम को अधिगम करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ उद्देश्य लिखा जाता रहता है। तो इसलिए क्या कहा गया कि अधिगम जो है उद्देश्यपूर्ण होता है। दूसरी बात अगर करें कि तो इसमें है कि अधिगम जो होती है वो जीवन पर्यंत, यानी कि इंसान के सारे जीवन इंसान कुछ ना कुछ अधिगम करता रहता है। सारे जीवन इंसान जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इसको देखते हुए क्या लिखा गया कि अधिगम जो है जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर चलने वाली एक क्रिया है। फिर दूसरी बात अगर इसके बाद अगर नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस या दूसरी इसकी विशेषता देखें तो इसको देखते हुए क्या होता है, अधिगम जो है एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक तरह का प्रक्रिया है। प्रक्रिया कैसे है, प्रक्रिया किसको कहते हैं, तो हम देखते हैं प्रक्रिया किसको कहते हैं। प्रक्रिया जो होती है, क्रिया जो की जाती है अधिगम के लिए, अधिगम के लिए जो क्रिया की जाती है वही जो होती है वो क्रिया होती है। तो दूसरी बात अगर करें तो दूसरी विशेषता की ओर अगर आगे बढ़े तो सकारात्मक और नकारात्मक, ये दोनों चीजें, मतलब अधिगम जो है 2 प्रकार का होता है, एक तो सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक अधिगम और नकारात्मक अधिगम कैसे हो सकता है। सकारात्मक अधिगम जैसे बच्चा कुछ सीखता है या उसे कुछ सिखाना, मतलब जो सकारात्मक अधिगम होता है वो बच्चा समाज में सबसे ज़्यादा मतलब क्या चीज़ देखता है, बच्चा अधिगम करता है समाज में। जैसे कोई चीज़ देख रहा है तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो तो एक्सेप्ट करता है, और जो नकारात्मक अधिगम होते हैं जैसे बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो तमाम तरह के गाली गलौज ये सारी चीज़ें क्या होती है, नकारात्मक में आती हैं। तो इसको क्या कहता है, इसका क्या करता है, प्यार। तो इस हिसाब से कहा गया अधिगम जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। दूसरी तरह पढ़ेंगे तो अधिगम जो है कई प्रकार से सीखी जा सकती है, या इसमें कई प्रकार की विधियां जो है सम्मिलित है। मतलब जैसे अधिगम जो है कई प्रकार के सीखा जा सकता है। जैसे अधिगम में कौन कौन इंपॉर्टेंस रखता है, एक तो स्कूल, दूसरा टीचर, तीसरा फैमिली। ये तीनों जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक बच्चे के अधिगम के लिए कि वो बच्चा किस प्रकार से अधिगम करेगा, उसके सक्सेस या फिर उसके फेलियर का, दोनों का वजह जो होता है ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इस हिसाब से कहा कि विधियां जो होती हैं वो अधिगम की कई प्रकार की हो सकती हैं। और अधिगम जो होता है, इसकी अगली विशेषता की तरफ बढ़े तो अधिगम जो होता है ये हमेशा क्या होता है, हमेशा एक क्या होता है, नया होता है। मतलब एक नवीन ज्ञान जो होती है वो हमेशा अधिगम होती है। अधिगम सदैव, या फिर दूसरी बात अगर करें इसके विपरीत, तो अधिगम जो है सदैव नया नहीं रहता। अधिगम जो है सदैव नवीन या नई नहीं होती है। तो इसको हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अधिगम जो है सदैव नवीन नहीं होती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई बुक है, राइट, उस बुक में 10 चैप्टर्स हैं,
राइट। आपने क्या किया, वो 2 दिन में पूरा या पूरे 1 दिन में वो पूरे 10 चैप्टर आपने पढ़ लिए, 10 अध्याय पूरा आपने खत्म कर दिया। बट क्या हुआ कि 10 के 10 अध्याय तो आपको याद नहीं होंगे। फिर 10 दिन बाद 20 दिन बाद आपने क्या किया, वापस वही बुक उठाई, आपको पूरा याद नहीं है कंप्लीट, राइट। फिर आपने क्या किया, वापस आप वही बुक पढ़ रहे हैं, जबकि आपको पूरी तरीके से याद नहीं है ना। आप वही बुक पढ़ रहे हैं, आप किताब तो वही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी अधिगम कर रहे हैं उसी पुरानी किताब से। जो आपने पहले 10 लेसन पढ़ा हुआ है, वापस वही 10 लेसन आप पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पूरी तरीके से भी वो याद नहीं हुआ है। लेकिन क्या ये नया है, ये नई किताब है, या नए 10 पाठ अलग से है? नहीं, वही 10 पाठ है जो आपने 20 दिन पहले पढ़ा हुआ था, वही 10 पाठ आप वापस जो है पढ़ रहे हैं। तो इसलिए सिद्ध हो रहा है कि अधिगम जो है सदैव हमेशा जो है अधिगम नवीन या नया नहीं होता है। राइट। अगर अगली बात करें हम अधिगम की, तो अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता जो है कि अधिगम व्यवहारों में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, बट वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा अगर स्थायी परिवर्तन है तो वो अधिगम कहा जाएगा। जैसा कि मैंने इस पे काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है पहले वाले वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो अगर आप देख रहे हैं देखें, लेकिन लास्ट में जो है वापस जाके वो पहला वाला लेक्चर 1 को आप जरूर देखें, तब जाके ये समझ में आएगा कि अधिगम जो है परिवर्तन की प्रक्रिया है, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, लेकिन परिवर्तन जो होना चाहिए वो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण होना चाहिए। अगली विशेषता की तरफ चले तो अधिगम जो है बालकों का, बच्चों का या बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास करता है। तो दोस्तों, अधिगम की विशेषताओं में बस इतना ही। अब आगे चलते हैं कि अधिगम के वक्र या कर्व होते कैसे हैं। तो अधिगम के जो वक्र होते हैं, वो वक्र जो है आपको मिलेंगे 4 तरीके से। एक तो मिलेगा आपको सिंपल, एकदम जो जैसे सीधा चलेगा, मतलब कि जितना समय लगेगा अधिगम में उतना ही जो है उतना ही अधिगम भी होगा। जैसे मान लीजिए 1 घंटा समय लिया किसी चीज को, तो अधिगम भी 1 होगा। तो उसी हिसाब से दूसरा आएगा बढ़ता हुआ या उन्नतोदर, तीसरा जो अधिगम आएगा वो उन्नतोदर, और चौथा जो आएगा मिक्सचर आएगा। सो फ्रेंड्स, आइए स्क्रीन पर आप लोग देखिए कि स्क्रीन पर मैं बता रहा हूँ कि अधिगम के वक्र का जो फर्स्ट टाइप है, आप उसको स्क्रीन पर देखें। मैं उसको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप स्क्रीन पर देखें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अधिगम के वक्र के प्रकार जो थे वो 4 तरीके से होते हैं। आप पहला अधिगम देख रहे हैं कि सरल रेखीय, और इसी को हम कहते हैं कि निष्पादन, और या फिर तीसरे को हम कहते हैं कि समान उपलब्धि अधिगम वक्र। इसमें अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि मैंने जो खड़ी लाइन है, जो लाइन एल्टीट्यूड या सीधी लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ है, वो है अधिगम की मात्रा, और जो नीचे लिखा है मैंने समय लिखा है, तो अधिगम में लगने वाला समय। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हिसाब से लिखा हुआ है, ऊपर जो है 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो इसमें जो है देखिए 1 घंटे में 1 अधिगम, वापस देखिए वहाँ पे 2 घंटे में 2 अधिगम, 3 घंटे में 3 और 4 घंटे में 4। तो इसी तरह से क्या हो रहा है कि अधिगम और अधिगम करने की मात्रा और अधिगम का समय दोनों समान है। तो इसलिए ये जो सीधी रेखा है ये एक पैरेलल, एकदम मतलब पैरेलल नहीं, मतलब ये एक सीधी रेखा की तरह, मतलब सरल रेखीय वक्र बन रहा है या कर्व। दूसरे की बात करें तो दूसरा वाला जो अधिगम का वक्र है, ये दूसरा वाला है उन्नतोदर। इसको ही कहते हैं बढ़ता हुआ धनात्मक या फिर सकारात्मक वक्र, या फिर सकारात्मक कर्व कह सकते हैं। ये कर्व जो होता है इसमें जो है, इसमें इसकी खास बात क्या है, इसमें मात्रा अधिगम की जो है ज्यादा होती है और जो समय होता है वो कम लगता है। तो इसको कर्व को जैसे आप देखेंगे, जैसे मैंने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कि अधिगम की मात्रा, और नीचे लिखा है अधिगम का समय, ये 1 2 3 4 5, और ऊपर की तरफ लिखा है अधिगम की मात्रा 1 2 3 4 5। इसमें फर्स्ट स्टेप अगर आप देखें तो 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में 1.5 अधिगम हो रहा है, यस राइट। वापस जब देख रहे हैं तो 2 घंटे में 2.5 अधिगम हो रहा है। फिर वापस अगर आप देखें आगे तो 3 घंटे में जो है 4.5 अधिगम हो रहा है। तो इसमें क्या प्रूफ होता है? उन्नतोदर इसका नाम इसीलिए है, बढ़ता हुआ धनात्मक या सकारात्मक अधिगम वक्र इसलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो होती है अधिगम की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, और अधिगम में लगने वाला समय जो होता है वो कम होता है। अब साथ ही अगर हम तीसरी अधिगम के वक्र की बात करें तो जो तीसरा वक्र है वो होता है नतोदर, घटता हुआ ऋणात्मक या फिर नकारात्मक वक्र या कर्व। इसकी खास बात क्या होती है, इसमें जो है अधिगम की मात्रा जो होती है वो कम होती है, और अधिगम के लिए लगने वाला समय जो होता है वो समय ज्यादा होता है। तो इसमें जैसा कि मैंने लिखा हुआ है नीचे टेकिंग टाइम जो है, और जो ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वो है अधिगम की मात्रा। तो इसमें आप फर्स्ट देखें तो 1 घंटे में आधा अधिगम हो रहा है, 2 घंटे में जो अधिगम हो रहा है वो 1.5 हो रहा है, 3 घंटे में जो अधिगम हो रहा है वो 2 अधिगम हो रहा है, और 4 घंटे में जो अधिगम हो रहा है वो 2.5 अधिगम हो रहा है। इस प्रकार से क्या है, ये एक निगेटिव जो है, ये मतलब घटता हुआ क्रम जो है अधिगम का देखने को मिलेगा। और इसकी जो खास बात होती है वो क्या होती है, मात्रा जो है अधिगम की इसमें कम होती है और समय जो है इसमें ज्यादा लगता है। तीसरा अगर देखें हम तो तीसरे का नाम क्या है, मिश्रित सर्पिलाकार या एस टाइप कर्व।
मतलब एस टाइप कर्व, इसमें जो लाइन होती है सीखने की, जो ग्राफ को बताती है, वो जो है समथिंग एस शेप में आती है। अगर आप इसको देखें ध्यान से इस वक्र को, तो आपको इसमें एस शेप जो है देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है अगर आप फर्स्ट स्टेज में देखें, चौथे वाले मिस टाइप में या सर्पिलाकार या एस टाइप वक्र में, तो इसमें 1 घंटे में शुरू में देख रहे हैं यहाँ पर आप, यहाँ पर तो 1 घंटे में जो है आधा अधिगम हो रहा है, 2 घंटे में जो है 2 घंटे में जो है वो 1.5 अधिगम हो रहा है, 3 घंटे में यहाँ पर देख रहे हैं तो 3.5 अधिगम हो रहा है, मतलब अचानक बढ़ रहा है। फिर वापस उसके बाद क्या है, 4 घंटे में 5 अधिगम हो रहा है। मतलब इसमें क्या होता है, शुरुआत में जो अधिगम कम होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है कि अधिगम की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है समय के मुकाबले। तो इसमें क्या होता है, शुरुआत में जो होती है अधिगम की मात्रा वो तो होती है कम, और फिर जो है धीरे धीरे क्या होती है, अधिगम की मात्रा ज्यादा होती है और समय कम लगता है। इसी हिसाब से समय भी होता है, समय जो है शुरू में ज्यादा लगता है, उसके बाद जो है समय धीरे धीरे कम लगने लगता है। मतलब ये क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम होता है, फिर धीरे 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 जो है समय कम लगता है और अधिगम की मात्रा ज्यादा होती है। तो कभी कभी एग्जाम में आने लगता आता है आपके क्वेश्चन कि एस टाइप कर्व या एस टाइप जो है अधिगम वक्र जो है वो किसे कहते हैं, तो सिंपल सा आंसर होगा एस टाइप या मिश्रित या सर्पिलाकार, आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी जो देख रहे हैं हम कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों अगला पॉइंट जो देख रहे हैं हम, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारा अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं। तो वे सभी कारक अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं जो अधिगम की मात्रा को कम या फिर अधिगम की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो अधिगम के जो प्रभावित करने वाले कारक है, सबसे पहले हम कारक अगर देखें, जैसे हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो अधिगम को जो प्रभावित करने वाला कारक होगा, सबसे पहले वाला कारक जो होगा, वो कारक जो अगर हम ध्यान में रखें तो विषय वस्तु, राइट, विषय वस्तु जो होगी वो अधिगम को प्रभावित करने वाली कारक मान सकते हैं हम उसको। तो जो विषय वस्तु होगी वो कैसा होना चाहिए, विषय वस्तु एक तो सरल होना चाहिए, दूसरा पॉइंट इसमें है कि सुबोध होना चाहिए, मतलब अच्छे से समझ में आए, और तीसरी जो इसकी जो पॉइंट होनी चाहिए वो जो होना चाहिए सामान्यकृत, यानी कि नॉर्मलाइज होती है। मतलब जैसे अगर सामान्यकृत का मतलब क्या है, नॉर्मलाइजेशन, मतलब कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो बच्चों को आपको लग रहा है आप पढ़ाने जा रहे हैं, या बच्चों को आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है इसको बच्चों को समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो उसको क्या करना है, आपको सामान्यकृत या नॉर्मलाइज करके उसके बाद आपको उसको बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत करना है। तो पहला पॉइंट जो है विषय वस्तु। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरी पॉइंट जो है कारकों में, प्रभावित करने वाले कारकों में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिना अभिप्रेरणा के कोई भी अधिगम करना असंभव है। क्योंकि जो अभिप्रेरणा को क्या कहते हैं, मोटिवेशन, क्योंकि आप देखा होगा कि मोटिवेशन में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। तो अगर मोटिवेशन नहीं रहेगी तो वो कभी भी अधिगम नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंस है अधिगम में अभिप्रेरणा की जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी गई है। तीसरी बात अगर करें तो इसी में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में, तो तीसरी बात जो है, तीसरा पॉइंट जो है इसमें वातावरण या एनवायरनमेंट। वातावरण में वो किस तरह से, उसका वातावरण किस प्रकार से है, वातावरण जो है दोषपूर्ण है, या वातावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित है, या फिर वातावरण उस बच्चे के अनुकूल है या नहीं है जिस वातावरण में वो अधिगम कर रहा है। अगर अनुकूल होगा तो ही वो अधिगम अच्छा कर पाएगा, अगर प्रतिकूल होगा तो, अगर उसके प्रतिकूल है बच्चे के, तो अधिगम करने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इस हिसाब से जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है वातावरण भी बहुत ही अहम रोल अदा करता है। दूसरी बात अगर देखें तो नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में जो पूर्व ज्ञान, यानी कि हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं अगला, नवीन ज्ञान यानी कि नई ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो पूर्व में या जो पहले ज्ञान है, वो ज्ञान जो है इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए कि अधिगम आप पढ़ रहे हैं, राइट, अधिगम आपने पढ़ रहे हैं और अधिगम आपने कभी नहीं पढ़ा, तो आपके लिए ये नई चीज होगी, राइट। अधिगम जो है, जैसा आपने अधिगम नहीं पढ़ा है कभी, तो अधिगम अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके पास अधिगम के लिए कोई भी पूर्व ज्ञान या पहले से कोई ज्ञान नहीं है, तो ये आपके लिए ये चीज़ नहीं है, आपको समझने में इसको थोड़ी सी तकलीफ होगी। बट अगर आपने पहले कभी अधिगम पढ़ा होता है, या कहीं आपने देखा भी होता है, या थोड़ा सा भी पढ़ा होता है, इसके बारे में कुछ भी मालूम होता, तो आपको आगे पढ़ने में, आगे लर्न करने में अधिगम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती। तो जो पूर्व ज्ञान होता है किसी सब्जेक्ट को देखने में, तो वो जो है अधिगम को प्रभावित करता है। पांचवी बात करें कि अधिगम जो होती है उसकी विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। उसकी विधियां अगर मनोवैज्ञानिक आधार, अगर मनोविज्ञान के तौर पर आधारित होगी तो विधि काफी अच्छी होगी। जो आपकी अधिगम की विधियां है वो मनोवैज्ञानिक अगर होगी तो बच्चा काफी अच्छे तरीके से अधिगम कर पाएगा। तीसरी बात, अगर छठी बात करें तो अधिगम जो है वो मानसिक विकास को प्रभावित करता है, या मानसिक विकास जो है अधिगम को प्रभावित करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो मानसिक विकास है वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। कैसे? जो व्यक्ति होते हैं, अलग अलग व्यक्ति, हर व्यक्ति, जो भी प्राणी इस पृथ्वी पर है,
वो हर प्राणी जो है अलग अलग है, मतलब सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं। उस हिसाब से हर बच्चे का मानसिक स्तर या मेंटल एबिलिटी जो होती है वो कम होती है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा लेट में सीखता है। कोई किसी बच्चे को आप एक बार पढ़ाओगे अल्फ़ाबेट वो फटाक से कैच कर लेगा, किसी बच्चे को आप 10 बार पढ़ाओगे तो भी नहीं कैच कर पाएगा। जिस तरह से बच्चे का, अगर आपने कहीं पर ट्यूशन पढ़ाया होगा बच्चों को, तो बच्चों को देखा होगा आपने स्मॉल डी और स्मॉल बी, स्मॉल डी और स्मॉल बी में बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। क्यों? और जिस बच्चे की मेंटल एबिलिटी अच्छी होती है वो अच्छे से लर्न करता है, वो दोबारा जो है बी और स्मॉल डी में जो है कभी कंफ्यूज नहीं होता। तो इस तरह से क्या मानसिक विकास भी जो है अधिगम को प्रभावित कर सकता है, करता है। और दूसरी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या कुछ पॉइंट की बात करें तो परिपक्वता, राइट। परिपक्वता में क्या है, परिपक्वता जो है परिपक्वता के कारण जो होता है वो व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता के कारण क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। और लेकिन जो ये परिवर्तन होगा तो ये अधिगम नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि परिपक्वता जो होती है वो अस्थायी होती है ना। परिपक्वता अगर हो रही किसी के अंदर वो अस्थायी होती है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं अधिगम नहीं कह सकते। लेकिन इसके उलट दूसरी बात अगर है, विदाउट परिपक्वता यानी कि बिना परिपक्वता के अधिगम नहीं होता है, बिना परिपक्वता के अधिगम नहीं होता है। दोनों चीजें ध्यान रखें, परिपक्वता अगर है तो वो अधिगम नहीं कहलाई जाती। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो है परिपक्वता जो होती है वो अस्थायी होती है, लेकिन अधिगम उसको कह सकते हैं जो अस्थायी हो। लेकिन दूसरी बात इसके अपोजिट ये है कि बिना परिपक्वता के अधिगम भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई 10 साल का बच्चा है, राइट। 10 साल का बच्चा, आप उसको यूपीएससी या आईएएस की बुक दे दें और उसको बोले कि ये बुक तुम पढ़ो, तो उस बुक में बच्चा क्या वो बुक पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, उसको वो बुक नहीं समझ में आएगी। या 10 साल के बच्चे को ग्रेजुएशन साइंस की बुक दे दो और उसके बाद उसको बोलो कि बच्चा बेटा पढ़, ये मैं भी सुनूंगा तेरे से, तो क्या होगा? वो उसको उस किताब में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो उस बुक को नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद जब उसमें परिपक्वता या मेच्योरिटी आएगी, जब वो ग्रेजुएशन में जाने लायक हो जाएगा, तब वो बुक उसको प्रॉपर समझ में आएगी। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि मतलब जो है परिपक्वता भी अधिगम का जो प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात अगर करें, दूसरी बात है प्रतिक्रिया। या प्रतिक्रिया जो होती है वो क्रिया यानी कि उद्दीपक, यानी कि जिस चीज़ के लिए की जाती है क्रिया के बदले क्रिया, यानी कि अधिगम के लिए आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं वो जो होती है वो प्रतिक्रिया होती है। तीसरा पॉइंट कहते हैं सहज क्रिया। सहज क्रिया क्या होती है? सहज क्रिया जो होती है इसकी खास बात होती है, सहज क्रिया जो होती है वो जन्मजात होती है। इसको हम मूल प्रवृत्ति भी करते हैं, मूल प्रवृत्ति भी कहते हैं। तो ये जो होती है क्या होती है, ये जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्ति जो होती है वो जन्मजात होती है। तीसरी पॉइंट इसी में है अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या होती है? जो अधिगम के लिए हम क्रिया करते हैं, अधिगम के लिए जो हम क्रिया करते हैं वो क्रिया क्या होती है? वो क्रिया जो होती है वो अनुक्रिया क्या होती है? मतलब क्या होता है कि ये अधिगम को प्रभावित करती है। यानी कि लक्ष्य के प्रति जो जो अनुक्रिया की जा रही है वो कैसी अनुक्रिया है, जो विषय वस्तु के लिए अनुक्रिया की जा रही है वो कैसी अनुक्रिया है, किस प्रकार की अनुक्रिया है, किसके जरिए वो अनुक्रिया की जा रही है, किस प्रकार से अनुक्रिया वो हो रही है। तो इससे भी प्रूफ होता है कि अनुक्रिया जो होती है वो जो है अधिगम को प्रभावित करने का पॉइंट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अधिगम के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो अधिगम के सिद्धांत में दोस्तों आगे हम चलेंगे तो अधिगम के सिद्धांत में 2 पॉइंट्स आएंगे, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है अधिगम के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।